ब्लॉक है आपके पास, क्या है, एक ब्लॉक है जिस ब्लॉक का मास क्या है, तो m है। क्या है आपके पास, यू हैव ए ब्लॉक ऑफ मास m एंड इज कनेक्टेड टू द अनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M बाय अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। देखो यहाँ से m मास का ब्लॉक है और कैपिटल M मास का ब्लॉक है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ एक मासलेस स्प्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे k मेंशन्ड है। द ब्लॉक्स आर केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये जो सरफेस है ये क्या है, तो स्मूथ है। इनिशियली द ब्लॉक्स आर एट रेस्ट एंड द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड व्हेन ए फोर्स ऑफ F स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m टू पुल इट। ठीक है, देखो यहाँ से कि इनिशियली सिस्टम रेस्ट में था और अचानक से इस m मास के ब्लॉक पे एक फोर्स F लगना स्टार्ट हो गया, इसको पुल करना स्टार्ट कर दिया। सवाल कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन आपको बताना है। अब इस केस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेकर तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस F क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस पिक्चर में एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहा है। तो इस सवाल को सॉल्व करने का एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका ये है कि आप जाकर के सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ जाएं, तभी आपको सब चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग बैठते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। लेकिन इससे पहले कि हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठें, किसी भी फ्रेम में फिजिक्स में ट्रांसलेट करने से पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि वो फ्रेम किस तरह का है, वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अगर वो फ्रेम नॉन इनर्शियल होगा तो आपको न्यूटन्स लॉ लगाने हैं, तो आपको सूडो फोर्सेस लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो कि आपका जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा। तो सिंपल से हम लोगों ने एक पढ़ा था इक्वेशन कि सम मास ऑफ द सिस्टम क्या होता था, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। ये इक्वेशन हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा भी है। ठीक है, एक्सटर्नल। तो यहाँ सिस्टम का मास क्या है, तो m इंटू कैपिटल M, दिस इज द मास ऑफ सिस्टम एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ACM एंड दिस इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, जो कि केवल F फोर्स एक्ट कर रहा है। इसलिए सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा हमारे पास वो क्या होगा, तो F बाई M प्लस M। तो इससे ये तो पता चल गया कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है वो क्या है, हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या है, तो ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है, फ्रेम क्या है हमारा, ये एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। और एक्सेलरेटिंग फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल है, इनर्शियल फ्रेम है। अब इस फ्रेम में बैठने का जो जोखिम हम लोग उठा रहे हैं उसको हम लोग तभी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं जब हम लोग सूडो फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सूडो फोर्सेस, तभी हम जाकर के न्यूटन्स लॉ अप्लाई भी कर पाएंगे। तो जब सूडो फोर्सेस होता क्या है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है सो एक्सेलरेट कर रहा है, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये देखो, ये m मास का ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो ऑफ कोर्स इधर की ओर मोशन में होगा। तो इस ऑब्जेक्ट पे जो तुम सूडो फोर्स लगाओगे वो इस डायरेक्शन में लगाओगे एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ACM। ठीक है, और ये भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, जब तुम इसको खींचोगे, जब ये एक फोर्स से पुल होगा तो एक्चुअली में क्या होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन को कम करेगा, डी एक्सीलरेट करेगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्सेस इधर की ओर एक्ट करेंगी। और इधर जो स्प्रिंग का ये हिस्सा है उसमें एक्सटर्निंग फोर्सेस इधर की ओर एक्ट करेगी। मतलब कहीं ना कहीं ये जो m मास का ब्लॉक है, स्मॉल m मास का ब्लॉक है, उसको ये फोर्स एक्सेलरेट, रिस्टोरिंग फोर्स एक्सेलरेट कराएगा। तो जो हमारा सूडो फोर्स वो क्या लगेगा, इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर की ओर सूडो फोर्स लगेगा, और ये किधर हो जाएगा, तो m इंटू ACM। ठीक है, तो अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ जाओ तो कहानी कैसी बन जाएगी तुम्हारी, कि ये सपोज करो कि ये रहा हमारा सरफेस। ठीक है, दिस इज माय सरफेस, मैं इसी डायग्राम को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज माय सरफेस। अब एक ब्लॉक जो है, ये रहा मेरा m मास का ब्लॉक। ठीक है, दिस इज माय m मास का ब्लॉक। ठीक है, ये रहा मेरा स्प्रिंग। ठीक है, और ये रहा मेरा कैपिटल M मास का ब्लॉक। ठीक है, तो अब जो फोर्सेस एक्ट कर रहा है, मैं मान लो कि रिप्रेजेंट किया, इस पे फोर्सेस लगा इधर F1
और इस पे फोर्सेस मैंने बोला कि यहाँ F1 लगता है और इस पे जो फोर्सेस है वो इधर F2 लगता है। ये मैं बता रहा हूँ किस में बैठ के, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ के बता रहा हूँ। तो इस F1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, दिस F1 इज इक्वल टू फोर्स F माइनस F बाई M इंटू कैपिटल M एंड दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा फोर्स F मतलब क्या चीज़, ये F और माइनस F इंटू M, क्योंकि ये जो फोर्स है इसके साथ माइनस हो जाएगा M इंटू ACM, तो ये हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा F इंटू स्मॉल m बाई M प्लस कैपिटल M। और जो F2 फोर्स है वो F2 फोर्स क्या होगा, तो दिस इज बेसिकली M इंटू ACF, M इंटू ACM सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है, और ये क्या है, तो M इंटू F बाई M प्लस कैपिटल M। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठने के बाद तो ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटिंग है, लेकिन आप तो बैठ गए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, आपको तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रेस्ट में दिखाई देगा और आपको सेंटर ऑफ मास रेस्ट ही में महसूस होगा, क्योंकि जब आप चलते हुए बस में जाकर के अंदर बैठ जाएंगे तो बस तो आपका रिस्पेक्ट में रेस्टिंग में रहेगा। सेम चीज़ यहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास तो आपको रेस्ट में दिखेगा और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस पे फोर्स लग रहा है F2, इस पे फोर्स लग रहा है F1, तो ऑफकोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा। तो मान लिया कि हमने कि मान लो कि ये जो M मास का ब्लॉक है वो इधर की ओर x1 लेंथ स्ट्रेच कर गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस इज x1, और ये जो है वो इधर की ओर कितना स्ट्रेच कर गया, तो ये सॉरी ये x2 लेंथ स्ट्रेच कर गया और ये x1 लेंथ स्ट्रेच कर गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेचिंग हुई वो किसके द्वारा हुई, ये जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इसके द्वारा, F1 और ये F2। तो वर्क डन जो हुआ, वर्क डन बाय दीज फोर्सेस इज अल्टीमेटली गोइंग टू स्टोर इन फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। क्योंकि जब आपका देखो होता क्या है कि फोर्सेस लगा, अब सेंटर ऑफ मास में आप देख रहे हैं दो फोर्सेस लग रहा है तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, तो स्प्रिंग जब स्ट्रेच होगा तो क्या होगा, जो रिस्टोरिंग फोर्सेस है वो उस फोर्सेस को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेगी। तो एक इंस्टेंटेनियस मूवमेंट ऐसा आएगा जहां सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दोनों ब्लॉक का जो मोशन है वो दोनों ब्लॉक रेस्ट में आ जाएंगे इंस्टेंटेनियसली, क्योंकि फिर तो क्या होगा कि स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्सेस हावी हो जाएगा, उसको बैक ले आएगा उस वेलोसिटी से। तो अल्टीमेटली एक इंस्टेंटेनियस स्टेज ऐसा आता है जब आपका स्प्रिंग जो है जब आपका ब्लॉक x2 लेंथ इधर डिस्प्लेस कर गया है, x1 लेंथ इधर डिस्प्लेस कर गया है, तो दोनों ब्लॉक सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाते हैं इंस्टेंटेनियसली, और उस समय मैक्सिमम मतलब क्या होता है, मैक्सिमम इलोंगेशन का स्टेज होता है। तो उस स्टेज में जो वर्क डन हुआ दीज फोर्सेस के द्वारा, ये क्या हो गया, तो ये हो गया F1 इंटू x1 प्लस F2 into x2. This is the work done by these forces, and this basically is stored as a potential energy of the spring. तो half k और into क्या चीज़, तो half k into यहाँ से जो elongation हुआ स्प्रिंग का जिस पे स्क्वायर, तो यहाँ पे half k और यहाँ पे x1 प्लस x2 पे होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो तो फोर्स का वैल्यू क्या था, दोनों फोर्सेस बराबर थे, तो F इंटू एम बाई एम प्लस एम। ठीक है, और ये हो गया यहाँ से x1 प्लस x2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 के, यहाँ से x1 प्लस x2 द होल स्क्वायर। तो ये यहाँ से यहाँ कट गया, तो अल्टीमेटली जो x1 प्लस x2 आया, ये क्या आ गया, ये आ गया ट्वाइस m इंटू एफ बाई के इंटू एम प्लस कैपिटल M। ये आपका आ गया इलोंगेशन ऑफ, मैक्सिमम इलोंगेशन जो होगा स्प्रिंग का यही होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। तो एक चीज जो समझ में आया कि मैक्सिमम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठने के बाद मैक्सिमम इलोंगेशन वो स्टेज है जिस स्टेज में सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली जीरो हो जाती है। ठीक है, उस स्टेज में जो आपका क्या हुआ कि जो वर्क डन हुआ फोर्सेस के द्वारा वो कहाँ चला गया, ऐसे जो खींच रहे हो तो क्या हुआ, फोर्सेस तो काम कर रहे हैं,
अब फोर्सेस अगर काम कर रहे हैं तो दिखना चाहिए ना भाई, वो दिखेगा नहीं क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी में तो स्टोर हो नहीं रहा है, वो जा रहा है स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में। तो वही चीज मैंने कह दिया कि वर्क डन बाय द फोर्सेस, ठीक है, दिस इज वर्क डन बाय द फोर्सेस एंड दिस इज स्टोर इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ये क्या है, ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। क्या है ये, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में स्टोर हो गया। तो यही पूरी कहानी थी, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। और एक और सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे इस पे।